अभी क्या हुआ है, यू मस्ट हैव रेड इन न्यूज़पेपर्स इफ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स। अभी आपने पढ़ा होगा ईरान और इजराइल के बीच में वॉर छिड़ गया है। ठीक है, तो अभी रिसेंट अपडेट जो था कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसको थोड़ा टाइम हो गया, सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। सो अभी अभी जो हाल ही में आया है वो ये है कि ईरान और इजराइल जो ये दो देश हैं, धीरू ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। सो एज आई वाज सेइंग, ईरान एंड इजराइल दोनों के बीच में नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है और ये कोई नई बात नहीं है। दोनों ही देश काफी दशकों से लड़ते आए हैं, बहुत टेंशन्स रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, सो पूरा इशू समझते हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक एजेंसी के बारे में पहले पढ़ना होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA यूनाइटेड नेशंस के छत्र छाया में काम करती है। अब आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो है यूनाइटेड नेशंस, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका क्या काम है, ये क्या मॉनिटर करती है, इसके मेंबर्स का क्या काम होता है, वो सब अभी हम यहाँ समझते हैं। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली IAEA के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन पास किया मतलब उन्होंने एक नया लॉ बनाया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भारत की सरकार ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है और एक नया लॉ बना दिया, देश में जारी कर दिया गया, उसके तहत ये होगा वो होगा। तो उसी तरह IAEA के जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया, एक डिसीजन लिया विच वॉज विथ रिस्पेक्ट टू ईरान। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में वो रेजोल्यूशन पास किया गया है। तो क्या है ये, क्यों पास किया गया है, इसका मतलब ईरान के ऊपर कई प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाएंगे। सैंक्शंस, सैंक्शंस का दूसरा मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सैंक्शंस लगाना मतलब ईरान के ऊपर रोक लगाना, कई तरह के उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन्स लगाए जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इन सैंक्शन से क्या होगा, IAEA ईरान के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा रहा है और इन सैंक्शन लगाने से क्या होगा इसको भी समझते हैं। क्यों लगा रहे हैं पहले ये देखते हैं। बिकॉज ईरान फेल टू मीट इट्स न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस। ईरान को जो भी न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस दिए गए थे कि आपको न्यूक्लियर मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें फॉलो करना है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो ईरान फॉलो नहीं कर रहा था। इसीलिए ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है कि IAEA के गवर्नर्स ने मिलकर डिसीजन लिया और एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत ईरान के ऊपर कई प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि बेसिकली ईरान क्या है ना, और क्यों इसमें सैंक्शंस लगाने की बात हुई है। पहले उसकी जरा हम लोकेशन समझ लेते हैं। मेरा मैप ही बंद हो गया, वेट। तो ईरान आपको मालूम है कि इट इज अ कंट्री इन मिडिल ईस्ट, है ना। और ईरान किस चीज के लिए दुनिया में फेमस है, बताओगे किस चीज के लिए जाना जाता है ईरान। ये देखिए, इट इज अ रीजन इन ये पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है और ये है यहाँ पे इतना बड़ा देश है ईरान जिसका कैपिटल है तेहरान। द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर शो हो रहा है ईरान का। सो यू कैन सी दिस इज इंडिया और इंडिया से जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी है। अरेबियन सी से ये वाले गल्फ में जाएंगे, गल्फ ऑफ ओमान। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान इफ इट इज रिटन ओवर हियर, थोड़ा और जूम इन करते हैं। गल्फ ऑफ ओमान से आगे जाएंगे, पर्शियन गल्फ आता है, ये पर्शियन गल्फ है। सी, समुद्र, है ना, ओशन मतलब समुद्र, ओशन के ही एक्सटेंशन को सी बोलते हैं और सी के ही एक्सटेंशन को गल्फ बोलते हैं। सी जब आगे बढ़ जाती है तो उसी को एक्सटेंशन को गल्फ बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, आगे बढ़े तो आया गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ भी कहते हैं। और बिल्कुल इसी गल्फ से लगा हुआ ये जो पूरा देश है ईरान, जिसका कैपिटल है तेहरान। तो इस कंट्री के ऊपर IAEA ने क्यों सैंक्शंस लगाए, कौन से न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन से पूरे नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने आपको बात बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशंस, है ना। और यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो आप मान लीजिए 5 देश हैं जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी दुनिया एक तरह से चला रहे हैं। दे आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ
यूनाइटेड नेशंस। उसमें आता है अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 देश हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं। ठीक है, तो इन देशों ने मिलकर डिसाइड किया था, क्योंकि इन्हीं 5 देशों ने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बना लिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। तो इन 5 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि आगे से जो भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाएगा या न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करेगा, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा कि हमारे पास कितना न्यूक्लियर मटेरियल है, हम कितने न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच करके वेपन्स बनाने वाले हैं, और हम किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करेंगे। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना, वो 2 तरीके से यूज होती है, अच्छे कामों के लिए और बुरे कामों के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी से आप पावर जनरेट कर सकते हैं, आपके सारे जितने भी मल्टीपर्पस डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब आप पावर कर सकते हो, या फिर आप उसी न्यूक्लियर मटेरियल से, न्यूक्लियर एनर्जी से आप वेपन बना सकते हो जो बुराई करेगा, जो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। क्योंकि ये 5 पावरफुल देशों ने सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से बाकी देशों के ऊपर कंडीशंस रख ली कि नाउ यू हैव टू गिव अस इन द इंफॉर्मेशन इन डिटेल कि हाउ मच न्यूक्लियर मटेरियल यू हैव। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, तो आप पूरी डिटेल्स हमको बताएंगे। और ये कंडीशन उन्होंने सब पे रख दी, सारे देशों पे। और ऐसा करने के लिए सारे देशों को एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और उस अग्रीमेंट को नाम दिया गया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी मैं आगे बताऊंगी क्या है वो। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब जो जो देश न्यूक्लियर मटेरियल रख रहा है वो क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी। तो न्यूक्लियर मटेरियल कितना है आपके पास, आप उस कितने मटेरियल को डैम्स में यूज करने वाले हो एनर्जी के लिए, कितने मटेरियल से आप वेपन्स बनाओगे, और अगर आप वेपन बना रहे हो तो आपको वो अग्रीमेंट साइन करना है जिसमें आप पूरा अपना डिटेल बताओगे, है ना। पहली बात तो आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, न्यूक्लियर टेस्टिंग मत करो, जितना न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी डिटेल्स आप हमको दे दो। कई सारे कंट्रीज ने ये बात मान ली, उन 5 देशों की जिन्हें P5 कंट्रीज कहा जाता है, परमानेंट 5, और वो अग्रीमेंट साइन कर दिया। लेकिन इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन कुछ चुनिंदा देशों ने कहा भैया ये तो बायस्ड है, ये तो गलत है, आपके पास तो न्यूक्लियर वेपन है और आपने बना लिया और अब हमको मना कर रहे हो, तो हम तो नहीं साइन करेंगे एनपीटी। इंडिया ने भी मना कर दिया, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया, देखा देखी चाइना ने भी मना, सॉरी तेहरान, ये जो ईरान है इसने भी मना कर दिया, और नॉर्थ कोरिया ने भी मना कर दिया। नॉर्थ कोरिया तो डिक्टेटर वहां पे किम जोंग उन है, तो उसने तो पहले ही मना कर दिया। तो जब इन सारे देशों ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया, अब रोल आता है यहां पर एक तरह से आईएई का। अभी सिर्फ इतना समझ लो, आईएईए यूनाइटेड नेशंस का ना वॉच डॉग है। वॉच डॉग मतलब केवल नजर रखता है कि कौन सी कंट्री कितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रही है, किस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं एनपीटी के तहत उनको कैसे फॉलो कर रही है, जो सारे प्रावधान फॉलो करना चाहिए, कुछ हिडन तरीके से न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रही है। तो समय समय पर आईएईए इन देशों में जाकर इंस्पेक्शन करती है और चेक करती है। ठीक है, ये बात अलग है कि इन चारों देशों ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, पता चला कि ईरान जो है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ऐसा किसको पता चला, ऐसा पता चला इंटेलिजेंस एजेंसीज को। जैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, उसी प्रकार अमेरिका की भी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम पता है, पेंटागन। उसी तरह इजराइल की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। ठीक है, यूके की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है एमआई। ठीक है, तो इन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि ईरान जो है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। सामने सामने तो दिखा रहा है कि वी आर एनरिचिंग न्यूक्लियर मटेरियल जस्ट फॉर एनर्जी नीड्स, बट उसने अपनी कुछ न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज बना रखी हैं, और इन्हीं फैसिलिटीज में वो तेजी से भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट कर रहा है। अब ये क्या होता है न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट? देखो, नेचर में जो न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है ना, वो सीधे सीधे नेचर से उठा के हम वेपन नहीं बना सकते। जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये जो एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनके जो आयंस होते हैं इनको पहले ना बहुत ज्यादा एनरिच करना पड़ता है। एनरिच करना मतलब
इनको रिफाइन करना पड़ता है। जैसे डायमंड को तराशा जाता है, बस ऐसे ही समझ लो यूरेनियम और प्लूटोनियम को तराशना पड़ता है, बहुत एनरिचमेंट होती है। वो एनरिचमेंट कैसी होती है? आपने अगर देखा हो लेबोरेटरीज में बड़े बड़े सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, उसमें इन मटेरियल्स को बहुत ज्यादा स्पीड में रिवॉल्व रोटेट किया जाता है, बहुत हजारों के रिवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है, आरपीएम्स बोलते हैं। तो इससे ये न्यूक्लियर मटेरियल एनरिच होता है। अगर मुझे न्यूक्लियर मटेरियल एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए, जैसे पावर प्लांट्स वगैरह हैं, तो केवल 3% के एनरिचमेंट में मुझे वो न्यूक्लियर मटेरियल मैं यूज कर सकती हूँ। आई हैव टू एनरिच फॉर हाउ मच परसेंट? ओनली फॉर 3%, 3.5%। लेकिन वेपन्स बनाने के लिए मुझे उस न्यूक्लियर मटेरियल को 90% तक एनरिच करना पड़ेगा। हाउ मच? 90% तक. So level of enrichment is different if I want to use that nuclear material for energy purpose, or if I want to use that nuclear material for destructive purpose, that is for making a weapon. तो weapons grade जो nuclear material होता है वो 90% तक enrich होता है। अब ये जो जासूसी कर रहे थे मोसाद वाले, इजराइल वाले, है ना, या पेंटागन वाले, अमेरिका वाले, इन सबको थोड़ा पता चला कि ईरान जो है उसने चोरी छुपे अपनी अंडरग्राउंड कुछ फैसिलिटीज बना रखी हैं और वहां पे तेजी से न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट चल रहा है। तो अब अमेरिका को लगा कि कुछ ही समय में ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल बना ले, मतलब न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेगा, और ये जो पूरा रीजन है ये खतरे में आ जाएगा। ऐसा समझिए कि ईरान जो है एक बहुत ही कंजर्वेशनिस्ट इस्लामिस्ट कंट्री है, ठीक है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, इस्लामिस्ट नेशन है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो प्रेसिडेंट से भी ऊपर की पोस्ट उनको दी जाती है, जिनका नाम है, पता है, खामेनी, ठीक है। तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, आप समझ लीजिए। अच्छा, एक एंगल और है कि ये जो ईरान है ना, ये अपने नेबर्स के साथ भी जेल नहीं खाता। ये पूरा रीजन मिडिल ईस्ट का है। देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान है, यूएई है, कुवैत है, इराक है, लेकिन इन सारे मुस्लिम देशों के होते हुए भी ईरान इनका दोस्त नहीं है। ईरान इनके साथ भी जेल नहीं खाता। वो क्यों नहीं खाता? अब थोड़ा सा इस रीजन की पॉलिटिक्स को और रिलीजियस जो इंपॉर्टेंस है उसको समझिए। ईरान जो है यहाँ भी मुस्लिम्स हैं, बट मुस्लिम्स के अंदर दो डिविजन्स होते हैं, अगर आपको पता है। मुस्लिम्स के अंदर दो डिविजन्स होते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स। अब ये सुन्नी मुस्लिम कौन है और शिया मुस्लिम कौन है, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ताकि, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ना ये रिलीजियस एंगल आता है। जितने भी फाइट हो रहे हैं वो इन्हीं एंगल्स की वजह से होते हैं, सुन्नी और शिया वाला, ठीक है। आप बोलोगे मैम सारे ही तो मुस्लिम देश हैं, तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इनकी तो मतलब जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो एक होना चाहिए। क्योंकि अंतर है। अंतर कैसा है? जो हजरत मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो उनकी डेथ के बाद एक्चुअली ये लड़ाई छिड़ी कि इनका अब सक्सेसर किसको माना जाए। क्या, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, अगर बेटा होता तो उसी को माना जाता। उनकी बेटी थी, तो बेटी की शादी जिससे हुई वो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद हुए, है ना। और उनके एक फ्रेंड भी थे, तो उनके कुछ लोगों ने बोला कि भाई उनके फ्रेंड जो थे वो उनके बहुत नजदीक थे, बहुत क्लोज थे, उन्हीं के डिसाइपल थे, तो हम उनके फ्रेंड को मानेंगे अपना राइटफुल डिसेंडेंट, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का राइटफुल डिसेंडेंट उनके फ्रेंड को माना जाएगा, हु वाज आल्सो हिज फादर इन लॉ, प्रॉफिट मोहम्मद फादर इन लॉ, जो उनका दोस्त भी है, उनको मानेंगे। और कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम उनके दामाद को मानेंगे, भले ही बेटा नहीं है लेकिन बेटी के हस्बैंड को मानेंगे। तो जो उनके फादर इन लॉ या फ्रेंड को मानते हैं राइटफुल डिसेंडेंट, दे आर कॉल्ड एज सुन्नीस। और जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, जिनका नाम अली था, उनको मानते हैं राइटफुल डिसेंडेंट, वो शियाइत कहलाते हैं। शिया, दे आर द शियाइट्स या शिया मुस्लिम्स कहलाते हैं। समझ में आया अंतर? तो लड़ाई थी कि अब ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो ससुर थे या जो फ्रेंड थे, वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थे, बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद जैसी उनकी प्रीचिंग्स थी, बिल्कुल सेम टू सेम, तो वो सुन्नी इस्लाम हो गया। और सुन्नी इस्लाम इज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रॉफिट मोहम्मद कह के गए। लेकिन जो उनके दामाद के जो डिसाइपल्स हैं वो थोड़े से डेविएट हो गए, उनकी प्रीचिंग्स थोड़ी सी अलग हो गई फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो शियाइट्स हो गए। बोलते ये ज्यादा अच्छे हैं, ये हम इनको फॉलो करेंगे। तो पूरी दुनिया की जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप मान के चलिए कि 95% जो है
वो सुन्नी इस्लाम फॉलो करते हैं, और बहुत ही कम 5% केवल शिया मुस्लिम्स शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं। अंतर समझ में आया? भारत की भी बात करें तो केवल हार्डली 1 या 2% ही है शिया मुस्लिम्स, सारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। कुछ ही ऐसे देश हैं जहां शिया मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और उनमें से एक देश है ईरान। इन सारे मुस्लिम कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम्स प्रिवेल करते हैं मेजॉरिटी में। केवल ईरान ऐसा देश है जहां मोर देन 98% शिया मुस्लिम्स है। तो इनकी रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस को आप समझ गए होंगे कि ईरान जो है वो इन देशों के साथ जल क्यों नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पे शिया मुस्लिम्स हैं, शिया ही मुस्लिम्स पावर में है, उन्हीं की सरकार है और उन्हीं का स्पिरिचुअल लीडर है, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, खामेनी। ठीक है, और ये सारे जो कंट्रीज हैं पावरफुल कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतार, कुवैत, बहरीन, ये सारे के सारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अब एक और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसमें करीबन 53-54 इस्लामिक कंट्रीज आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? सुन्नी मुस्लिम्स। तो ईरान अकेला मेजॉरिटी वाला ऐसा देश है। ठीक है, पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत शिया मुस्लिम्स हैं, बट यहाँ 99% आप मान लीजिए शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो इनके रिलीजियस डिफरेंसेस तो हैं। अब समझ लो कि मैंने बताया था 4 ऐसे देश थे जिन्होंने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया। तो फिर केवल ईरान के ही साथ क्यों टेंशन थी? क्योंकि इंडिया सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था। हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्ट किए वो हमने दुनिया के सामने पूरा खुले तरीके से किए कि लो भैया हमने 2 टेस्ट किए हैं, पोखरण टेस्ट किया है 98 में किया, हम बिल्कुल खुले डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने बना लिया न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया था 99 पे हमने बना लिया। नॉर्थ कोरिया भी खुले तरीके से मिसाइल टेस्टिंग करता, बोलता हम नहीं मानेंगे कोई भी आपका अग्रीमेंट। ठीक है, कोई सीक्रेटली काम नहीं कर रहा था, बट ईरान वॉज वर्किंग सीक्रेटली। अब ईरान ने जो ये अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी थी, ईरान के 3 शहर थे, नटांस, उसने बेसिकली 2 मेजर एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, नटांस और एक और पढ़ेंगे फोर्डो। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा था? हिडन तरीके से वही न्यूक्लियर मटेरियल को वो एनरिच कर रहे थे, यूरेनियम प्लूटोनियम को। अगर 3% तक एनरिच करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर खबर मिली कि 60% से ज्यादा एनरिचमेंट वो कर चुके हैं, कुछ ही दिनों में 90% एनरिच करके वेपन बना लेंगे। और इन्हीं फैसिलिटीज के आसपास इनके सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी रह रहे थे अपनी अपने फैमिलीज के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लोग, इनके बारे में जानना? क्योंकि ये वो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करके वेपन्स बनाने में ईरानियन सरकार की मदद कर रहे थे। तो इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। अब क्या हुआ, ये सब कुछ पता चल गया कि ईरान ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इंटेलिजेंस से पता चला। ईरान ने साफ साफ डिनाई कर दिया। लॉबिंग होती है देशों के बीच में, देशों के डिप्लोमेट्स जाते हैं, लॉबी करते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। फिर से वो वर्ड आ गया, सैंक्शंस। ईरान ने सरेआम डिनाई कर दिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आपको गलतफहमी हुई है, हम तो एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर रहे हैं। ये समझो कि ईरान जो है उसकी पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। क्या एक्सपोर्ट करता है? ऑयल, मेनली ऑयल, है ना। ये सारे देश जो हैं, है ना, दीज आर द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे आर वेरी वेरी रिच इन ऑयल। अपने बैकयार्ड में गड्ढा खोदेंगे, ऑयल निकलेगा। दुनिया के सारे देश इन्हीं देशों से तेल खरीदते हैं। यहां तक कि इनकी डिफरेंसेस इतने थे कि यहां इस रीजन के 6 देशों ने मिलकर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, बहरीन और कुवैत, इनने मिलकर अपना अलग एक संगठन भी बना लिया और उसको नाम दे दिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्योंकि दे आर सराउंडिंग द पर्शियन गल्फ रीजन। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना लिया 6 देशों ने, ईरान को अलग कर दिया, तुम इसका हिस्सा नहीं हो, तुम अपना देख लो अलग। ईरान भी देशों के साथ, सबके साथ नेगोशिएशन करके, ट्रेड करके डील सेट करता है कि हमसे तेल खरीदो, हमसे ऑयल खरीदो, क्योंकि समझो इस पूरे रीजन की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल। एक समय पर इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता था ईरान से। तो ईरान की पूरी इकोनॉमी आप समझो, चाइना खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, और छोटे छोटे जितने भी देश हैं दुनिया भर में, वो सब ईरान से ऑयल खरीदते थे। ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहे थे।
अब आपको याद है 2015 वाले साल में, अगर उस समय तो आप लोग छोटे थे, आपको नहीं पता, बट मैं बता देती हूँ, बराक ओबामा थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बराक ओबामा ने डील क्रैक करने की सोची, ईरान के साथ थोड़ा नेगोशिएट करने की सोची। उनको बोला आप इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करिए, मत बनाइए न्यूक्लियर वेपन, आप 10 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टे लगा दीजिए। कितने साल के लिए? 10 साल तक। आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3% के ऊपर मत करिए, आप केवल 3% न्यूक्लियर एनरिचमेंट करिए और जितनी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करिए। बदले में हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, सारे यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ ट्रेड करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। सीधा मतलब है कि आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो अमेरिका के बोल देने से कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है। अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इट इज द रिचेस्ट इकोनॉमी। समझो, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में नंबर 1 है, सबसे बड़ा देश है, दुनिया भर की कंट्रीज उसके साथ ट्रेड करती हैं। अगर अमेरिका किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना बंद कर दे तो ठप हो जाएगी उसकी इकोनॉमी कुछ समय में। तो अमेरिका ने ईरान को डराया, अगर तुमने ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया हमारे साथ तो तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। और बाकी कंट्रीज चुपचाप अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे थे, हाँ हम नहीं करेंगे ईरान के साथ ट्रेड, जैसा आपका हो, क्योंकि बाकी कंट्रीज को अपने ट्रेड की चिंता थी अमेरिका के साथ कि हमारा एक्सपोर्ट। अब इंडिया जैसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर हम अमेरिका के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारे मार्केट पे, राइट। तो सबने बोला हाँ हाँ हम ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। तो अमेरिका ने बोला ठीक है, एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ईरान आ गया घुटनों पर। ईरान और अमेरिका ने मिलकर एक डील साइन किया, वो भी मैं बताऊंगी, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या बोला गया? अमेरिका और यूरोप के कुछ देश, उन्होंने मिलकर ईरान के साथ एक डील कर लिया, ठीक है। और वो डील में वो शर्तें जो मैंने आपको कच्चा कच्चा बता दी कि उसमें बोला था 10 साल तक आप 3% न्यूक्लियर एनरिचमेंट करो, जितना न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें से केवल इतने सेंट्रीफ्यूग यूज करो, इससे ज्यादा नहीं करोगे। 10,000 सेंट्रीफ्यूग यूज करो, उनके पास 60,000 से ज्यादा थे। तो लिमिट लगा दी हर चीज के ऊपर कि आपकी जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज है समय समय पर IAEA के अधिकारी जाकर वहां जांच पड़ताल करते रहेंगे कि आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली IAEA का रोल क्या है कि जिस भी देश के साथ डील किया गया है उसमें जाके मॉनिटर करना कि क्या वो न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, कहीं सीक्रेटली कोई वेपन तो नहीं बना रहा। तो IAEA जो है वो एक तरह का वॉचडॉग है, इतना काम होता है उसका। ये डील साइन हो गई, दुनिया बड़ी खुश कि इस रीजन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि देखो ईरान तो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इसी क्षेत्र से करेगा, पानी के रास्ते से जाते हैं सारे कंटेनर्स। इंडिया को भी अगर ऑयल खरीदना है तो हमारे जो, जैसे मान लो हमने सऊदी अरेबिया से खरीदा तो यहाँ से ही हमारे पूरे शिपमेंट्स आएंगे 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 और कांडला पोर्ट या तो गुजरात में या नवी मुंबई पोर्ट में आके वो उतार लिए जाएंगे। अब मान लो अगर यही रीजन बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला हो जाए कि यहाँ पे मिलिट्री टेंशन क्रिएट हो गई, तो फिर सारी दुनिया भर का जो इंपोर्ट है ऑयल का वो हैम्पर हो जाएगा, प्लस ऑयल के प्राइसेस भी तो बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगर कोई चीज कॉमोडिटी लेस होती है और रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज्यादा होती है दुनिया भर में, तो उसकी प्राइसेस में चेंज आते हैं, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अगर यहाँ से इस क्षेत्र में टेंशन क्रिएट होती, ईरान किसी तरह का टेंशन क्रिएट करता, तो ये सारे देश भी अपने एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। भैया वो तो कई बार बॉम्ब से पूरे कंटेनर्स को ही उड़ा देते थे, मिसाइल दाग के, है ना। वहां पे तो पूरा उन्होंने मिलिट्री स्टैंड ऑफ कर रखा था। इस चीज के लिए ईरान ने अपनी एक एलीट फोर्स भी बना रखी है, नाम पता है? इट इज ऑलवेज इन न्यूज। ईरान की बहुत ही एलीट टॉप की मिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस। इनका नाम है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, IRG, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो ईरान ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी तैनात कर दिए हैं। अब अगर मान लो कोई कंट्री बेमतलब में अपने एलीट फोर्सेस को किसी रीजन पे स्टेशन कर दे, तो बाकी कंट्रीज को कुछ तो लगेगा ना कि क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्यों ऐसा दिखा रहा है पावर, पावर डिस्प्ले किस लिए हो रहा है। तो डर लगेगा उनको
कि इतने एलीट फोर्सेस को यहाँ तैनात कर दिया, अपने फ्लीट्स को तैनात कर दिया, मतलब कुछ तो पका रहा है ईरान अंदर से। तो अमेरिका पूरे अपने नेवल फ्लीट्स को इस रीजन में डाइवर्ट कर देता है। क्यों? अमेरिका को क्या लेना देना? इन सारे कंट्रीज का दोस्त है ना अमेरिका, सऊदी अरेबिया का, ओमान, कतार का, जितने भी गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं, है ना। तो अमेरिका वैसे भी मॉरल पुलिसिंग करता है दुनिया भर में, जबरदस्ती जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां बीच में ना कराता है। अभी इंडिया पाकिस्तान के इश्यू में देख लो, ट्रंप ने बीच में अपनी नाक घुसाई ना, हमारे कहने पर सीज फायर हुआ था। ये उनकी आदत ही है क्रेडिट लेने की। तो अमेरिका ने भी अपने पूरे फ्लीट वगैरह यहाँ सब स्टेशन कर दिए, है ना। तो ये हुआ। अब 2015 में डील साइन हो गई, ईरान ने बात मान ली अमेरिका की, और अग्रीमेंट साइन हो गया, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो सब कुछ है PDF में, आपको कुछ भी नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगी, उसी से पढ़ना। अभी सिर्फ समझ लो, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए नवंबर 2017 में, बराक ओबामा का सेकेंड टर्म खत्म हो गया। अमेरिका में ये ट्रेडिशन होता है, एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रेसिडेंट केवल 8 साल तक रह सकता है, मतलब 4 साल का एक टर्म होता है और एक बंदा 2 टर्म सर्व कर सकता है। तो बराक ओबामा जो थे वो 2017 में चले गए और उनकी जगह एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेशनिस्ट और बहुत ही अजीब साइकोलॉजी का इंसान है। वो एक ही बनाया है पूरे भगवान ने उसको। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, जनवरी में उसने ओथ लिया, शपथ ली, पहला काम उसने जो किया वो JCPOA को खारिज कर दिया। उसके हिसाब से और उसके जो एडवाइजर्स होते हैं उसके हिसाब से बराक ओबामा की वो जो डील थी वो बहुत ही बेहुदा डील थी। उसने बोला ये, इट इज द वर्स्ट डील विच अमेरिका हैज एवर साइंड एंड आई विल नलिफाई इट विद द इमीडिएट इफेक्ट। उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में ही उसने ये बोल दिया। ठीक है, क्यों? उसका कहना था कि आपने ये जो रोक लगाई है ईरान पे, वो केवल कितने सालों के लिए लगाई है? 10 साल, है ना। उसको आप न्यूक्लियर मटेरियल एनरिच करने के लिए दे रहे हो, वो पावर प्लांट्स बनाएगा, दुनिया भर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेगा, ठीक है, वेपन नहीं बनाएगा। 10 साल के बाद क्या? 10 साल के बाद वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होगा और उसको कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू करेगा। आप उसके साथ इतना ट्रेड करोगे, दुनिया के सारे देश ट्रेड करेंगे, ऑयल बेच बेच के, तो वो रिच ही हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर करके रिच हो जाएगा। और 10 साल के बाद उसके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं रहेगी और फिर वो बनाएगा न्यूक्लियर वेपन और पूरे रीजन में अशांति फैलाएगा। 10 साल के बाद भी तो ये रीजन ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, और अगर इस पूरे रीजन को ईरान कंट्रोल करके बैठ गया तो सोचो ऑयल का क्या होगा। ऑयल क्राइसिस हो जाएगा, कोई भी देश ऑयल बेच नहीं पाएगा, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और बाकी के देश ऑयल खरीद नहीं पाएंगे। तो किससे खरीदेंगे? फिर ले दे के अमेरिका बचता है और रशिया बचता है, और सोचो ऑयल की कीमतें कहां चली जाएंगी। एंड इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द जियोपॉलिटिक्स। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने JCPOA को खारिज कर दिया। जैसे ही JCPOA को खारिज किया, ईरान आ गया, हमारी बातें मानो नहीं तो फिर हम अपनी दिखाएंगे। वही हमारे इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है वो दहशत मचा देंगे। ठीक है, तो अमेरिका ने बोला अगर तुमने ऐसा कुछ नाटक किया हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। तो ईरान ने अपना तमाशा चालू रखा, दहशत मचाने का, प्रॉक्सी वार्स करवाने का। ईरान हैज बीन सीक्रेटली फाइनेंसिंग टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब समझते हो? आतंकवादी संगठनों को पैसा देना ताकि वो दूसरे देशों में जाके आतंक मचाएं। तो हिजबुल्ला नाम का जो मिलिटेंट ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, जो इजराइल में नाक में दम करके रखा है, उसको ईरान पैसे दे रहा था। तो अमेरिका ने उठा के ईरान के ऊपर लगा दिए सैंक्शन। अब कोई ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। ईरान ने बोला हटाओ सैंक्शन, अमेरिका ने बोला नहीं हटाएंगे। ईरान ने बोला हटाओ नहीं तो हम और टेरर फंडिंग करेंगे, दहशत मचा के रखेंगे, इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तैनात रहेंगे, ऑयल नहीं एक्सपोर्ट करने देंगे। अमेरिका ने बोला करो, हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे। दुनिया में सारे देशों को बोल दिया कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। जो जो अमेरिका का एलाय है, जो जो अमेरिका का फ्रेंड है, जिसको अमेरिका के साथ ट्रेड करना है, वो ईरान से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप इतना समझते हो दुनिया को, करंट अफेयर्स आप देखते हो, कुछ तो ऐसे कंट्रीज होंगे जो बड़ा मजा उठा रहे होंगे इसका कि वाह वाह क्या चल रहा है ड्रामा। अब हम हेल्प करेंगे ईरान की और मजे लेंगे अमेरिका के। अमेरिका के भी तो कुछ होंगे ना एनिमीज, क्योंकि अमेरिका हमेशा ग्लोबल डोमिनेशन करना चाहता है, हमेशा की वी आर द लीडर्स, वी आर डूइंग द बेस्ट, वी आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। ये ट्रम्प का हमेशा का रहता है। कुछ तो देश होंगे जो इसका मजा उठा रहे होंगे कि अब हम ईरान का सपोर्ट करेंगे और अमेरिका को दिखाएंगे।
या कुछ ऐसे होंगे जो इजराइल को अपोज करते होंगे, क्योंकि इजराइल का एक अलग मसला है रिलीजन वाला, वो भी मैं किसी क्लास में डिस्कस करूंगी। तो ऐसे कुछ देश हैं जिसमें टॉप पर आता है रशिया। रशिया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, दोनों ही शांति से चुपके चुपके लड़ते आए हैं। तो इस चीज का मजा आ रहा था रशिया को, वेरी गुड, हम ईरान को फंड करेंगे, वेरी गुड, हम ईरान का समर्थन करेंगे। ठीक है, इंडिया का क्या स्टांस है? इंडिया भी कहता है कि न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, पर इंडिया कहता है कि आप बाइस तो हो, आपने बना लिया न्यूक्लियर वेपन, लेकिन बाकी देशों को मजबूर करते हो कि एनपीटी साइन करेंगे। ठीक है, हम तो नहीं साइन करेंगे, और हमें ट्रेड भी करना है न्यूक्लियर मटेरियल में, बाय, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी दूसरे देशों को बेच पाए फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, नॉट फॉर मेकिंग वेपन्स, पर हम तो करेंगे। ठीक है, तो अब अमेरिका इतने सैंक्शन इंडिया पे क्यों नहीं लगा रहा था? वो इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि हमारा हिस्ट्री रहा है कि हमने कभी गलत काम के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज नहीं की। पर ईरान की हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा आतंक मचाते आए हैं, लड़ते आए हैं। इट हैज बीन द, बोलना चाहिए, क्रेडल ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। पूरा बैकग्राउंड मोटा मोटा समझ में आया? तो वो जेसीपीओए खारिज हो गया, कोई डील नहीं है, तो दोबारा से दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे थे कि एक नई डील ईरान के साथ टेबल पर आ जाए और ईरान जो है ये न्यूक्लियर डील फिर से साइन कर ले, द न्यूक्लियर डील विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। चलो अब बात करते हैं आईएईए। आईएई का मतलब समझ में आया? तो अभी क्योंकि ईरान जो था वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा था न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज में, तो आईएई ने मिलकर उसको सेंश्योर कर दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। ईरान हैज रिपीटेडली फेल्ड टू कोऑपरेट फुली सिंस 2019 रिगार्डिंग अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड साइट्स। कौन कौन सी उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं और कितना न्यूक्लियर मटेरियल उसके पास है? जासूस कहते हैं, जो मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि इतना है कि वो अगले दिन 15 न्यूक्लियर वेपन बना के तैयार कर देगा, एंड वन न्यूक्लियर वेपन इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल ईरान के पास ही है। नेचुरली वहां जो रिजर्व्स पाए गए हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम के, वो ऐसे देश में पाए गए हैं भगवान की दया से जो खुद ही आतंक फैलाता रहता है। ठीक है, now it has not provided any explanation for uranium traces which are found at undisclosed location. These actions violate Iran safeguard agreement around non-nuclear proliferation treaty. बताए ना, ये जो 5 पावरफुल देश हैं, अमेरिका जैसे, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, इन्होंने बाकी देशों को साइन करने के लिए कहा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बेसिकली इसमें क्या होता है, हर देश को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना न्यूक्लियर मटेरियल है, हम कितनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, हमारे पास कितने सेंट्रीफ्यूग्स हैं, हमारी फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, वो सब डिक्लेयर करना पड़ता है। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि हम इस मटेरियल को डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए किसी को नहीं बेचेंगे। ये अग्रीमेंट का मतलब ही वो है। ठीक है, चलो बाकी तो मैंने आपको समझाया। तो ईरान ने बोल दिया, अभी जो आईएईए ने सैंक्शन लगाया, ईरान ने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि अपना रखो अपने पास सेंश्योर, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना ही करेंगे। और उन्होंने अनाउंस किया है क्या, टू बिल्ड अ न्यू यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी एंड इंस्टॉल द 6th जनरेशन सेंट्रीफ्यूग्स एट फोर्डो। नटान्स एंड फोर्डो, नटान्स एंड फोर्डो, ये 2 एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, याद लो, अगले टॉपिक में भी नाम याद काम आएंगे। कौन से 2 नाम है, नटान्स एंड फोर्डो? ये क्या है, एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी, एक लेबोरेटरी है, मान लो बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच किया जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी सब इसके डिटेल्स दिए हैं आईएईए के, तो मैं पीडीएफ दूंगी, उसमें आपको पढ़ना है कब बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब आपको याद करना रहेगा। क्या काम होता है, मेनली टू कंडक्ट न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस, कि जिन कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन किए हैं या अग्री किया है P5 कंट्रीज के साथ, उनके बिहाफ पर वो पूरा मॉनिटर करते, मुआयना करते कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ये भी मैंने आपको बताया, जेसीपीओ के बारे में भी बता दिया आपको, है ना, तो यू जस्ट हैव टू रीड द पीडीएफ ओनली। फिर बताया ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया। चलो, ये भैया इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और अभी इसी टॉपिक को एक अगले टॉपिक में हमको कवर करना है, इसी इशू की वजह से, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर ही
ईरान जो अलग अलग फैसिलिटीज में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान के ऊपर 12 तारीख की रात को लॉन्च कर दिए मिसाइल अटैक्स। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिल्कुल वैसे ही इजराइल और ईरान के बीच में रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इन्होंने लॉन्च कर दिए अटैक्स। ठीक है, तो क्या हुआ है, पहले इनका जरा वीडियो सुन लो। तो जिस प्रकार इजराइल ने अटैक जो लॉन्च किया है उसका नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लायन। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. देखो क्या बोल रहे हैं नेतन्याहू कि ईरान जो है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और इस न्यूक्लियर वेपन के सक्सेसफुल हो जाने से, बन जाने से इजराइल के एग्जिस्टेंस को थ्रेट था, इजराइल का अस्तित्व ही मिट जाता, ये उन्होंने बोला। इसलिए हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि देखो इजराइल जो है ना, उसका पूरा अलग मसला है जेरूसलम वाला। इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस सिटी कॉल्ड जेरूसलम, मालूम है? और ईरान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, थोड़ा सा ये भी समझ लो। मैंने अभी आपको बताया था रिलीजियस एंगल होता है। ईरान में शिया मुस्लिम्स है ना, और इजराइल जो है ये इट इज डोमिनेटेड बाय ज्यूज। जुडाइज्म फॉलो होता है यहाँ पे, जिहादी मतलब जुडाइज्म बोलते हैं, जुडाइज्म को फॉलो करने वाले ज्यूज कहलाते हैं। सो इजराइल इज मेजरली डोमिनेटेड बाय ज्यूज। कुछ अरब मुस्लिम्स भी हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो जुडाइज्म। तो इजराइल के अंदर एक सिटी आती है जेरूसलम। अब ये जो जेरूसलम है ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर बेसिकली 3 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। ऐसा बोलते हैं जेरूसलम के अंदर पहला जूइश टेंपल बना था जो अरब इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सबसे पहला जो भी उनके भगवान रहे होंगे, उनका पहला जूइश टेंपल बना था। वो पूरा टेंपल अरब मुस्लिम्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था, इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस टेंपल की केवल एक वॉल बची है वहां पर, उस प्राचीन मंदिर की केवल एक वॉल है। तो जितने भी ज्यूज हैं दुनिया भर के, उसी वॉल की तरफ फेस करके पूजा करते हैं। उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उस वॉल का। उसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। किसके लिए है ये? ज्यूज के लिए, इजराइल के लोगों के लिए। ठीक है, जेरूसलम में एक मॉस्क है, जिस मॉस्क का नाम है, दरगाह का नाम है अल अक्सा मॉस्क। मक्का मदीना के बाद उस अल अक्सा मॉस्क का महत्व है पूरे दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए। ऐसा कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी आखिरी सांसें उसी मॉस्क में गिनी थी और वहीं से उनका हेवनली अबोर्ड हुआ, मतलब वहीं से वो स्वर्ग से धारे। तो इसलिए दुनिया में मक्का मदीना के बाद अगर कोई बहुत सेक्रेड होली साइट मानते हैं मुस्लिम्स, तो वो अल अक्सा मॉस्क को मानते हैं। और तीसरे क्रिश्चियंस के लिए ऐसा कहते हैं जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, उनको जो क्रॉस पे लटकाया गया था, उसी जेरूसलम शहर में वहां पर एक चर्च है, वहां लटकाया गया था, वहां वो चर्च बन गया है। तो तीनों रिलीजन्स के अपने अपने महत्व हैं। जेरूसलम सब कंट्रोल करना चाहते हैं, क्रिश्चियंस वुड वांट टू कंट्रोल, मुस्लिम्स वुड वांट टू कंट्रोल एंड ज्यूज वुड वांट टू कंट्रोल। तो इजराइल कहता है कि वहां अलग सा मॉस्क है, हमारे लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसका बहुत बड़ा। इजराइल ने 2 साल पहले उस पूरे शहर को कैप्चर कर लिया है। इजराइल और पैलेस्टीन का अलग इशू है, वो मैं पूरा बताऊंगी, मैं सिर्फ रफ बता रही हूँ कि इन दोनों देशों की क्या टेंशन है। तो इजराइल की सरकार ने जेरूसलम को कैप्चर कर रखा है, वहां पे फोर्स मतलब पूरी अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है। तो ये बात किसको हजम नहीं हो रही? ईरान को। क्यों? हमारा मॉस्क है वहां पे, तो हमको वहां पे नमाज पढ़ने नहीं जाने दे रहे। नमाज पढ़ने जाने दे रहे हैं बट लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, इतने ही लोग जाएंगे, इतने लोग बाहर आएंगे, फिर इतने लोग आएंगे, पूरे एरिया को मिलिटराइज कर रखा है। आप सोचो अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में अगर गन लेके, ग्रेनेड लेके अगर सोल्जर्स आपके चारों तरफ घूमते रहें, क्या आप कभी सेफ फील करेंगे? भगवान की पूजा जब हम करने जाते हैं तो क्या हम इतने दहशत मन में लेके जाते कि कभी भी वहां गोलियां चल जाएंगी? नहीं। तो इसीलिए ईरान नाराज है इजराइल से कि आपने जेरूसलम को क्यों कैप्चर कर रखा है। इजराइल के अपने रीजंस हैं कि हमें पैलेस्टीन से अलग करना है, जेरूसलम को हम कैप्चर करेंगे, ये हमारा है, हमारे साथ इतिहास में बुरा हुआ तो अब हम कंट्रोल करेंगे। अपना अपना नजरिया है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, किसी भी वॉर को देख लो, इंडिया पाकिस्तान वॉर को देख लो, इजराइल पैलेस्टीन इशू को देख लो, अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को देख लो, जहां देखो वहां
सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना नजरिया होता है, कोई भी 100% सही और कोई भी 100% गलत नहीं होता। हमारा नजरिया है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का नजरिया है कि कश्मीर तो हमारा था, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड था, इंडिया ने जबरदस्ती कह लिया। हमारा परसेप्शन अलग है, उनका परसेप्शन अलग है, नजरिए की लड़ाई है। तो ये दोनों देशों का मेन रीजन है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, ईरान को कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ईरान टेरर फंडिंग करता रहता है। इसराइल के अंदर जितने भी टेररिस्ट संगठन लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह नाम के, वो सब कौन फंडिंग करता है? ईरान। तो समझ में आया? तो इन्होंने लेटेस्ट स्पीच दी, हमारे एग्जिस्टेंस को ही खतरा था भैया। ईरान जो है वो लंबी लंबी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार है अभी इसराइल के ऊपर, और ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। चंद दिनों में हमारा नामो निशान मिट जाता है नक्शे से, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले इसराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर क्रैकडाउन किया था। पैलेस्टीन का एक हिस्सा जो हमास कहलाता है, पूरा मैप से उड़ा दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया इसराइल ने। ठीक है, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, सेटलमेंट्स उजाड़ दिए, लोग माइग्रेट कर गए, पूरा हमास वाला रीजन उन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया इसराइल ने। इसका बदला ईरान लेने वाला था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, तो ईरान के जो, पहले फर्स्ट स्लाइड देख ले। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करके मिलिट्री क्रैकडाउन किया, मिलिट्री ऑपरेशंस किया। हमने क्या किया? हमने टारगेटेड अटैक किए। जैसे इंडिया ने बोला था ना हमने पाकिस्तान के ऊपर टारगेटेड स्ट्राइक्स की, बिल्कुल वैसे ही इसराइल ने बोला हमने ईरान के ऊपर टारगेटेड अटैक किए। मतलब उनकी जो वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी ना, कौन सी, नटान्स, फोर्डो, उन्हीं के ऊपर अटैक किया है केवल। प्लस उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जहां रह रहे थे उन सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक किया। क्यों? ताकि वो आगे काम ना कर पाए, उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बंद हो जाए। फिर इनके जो साइट्स हैं जहां पे न्यूक्लियर वेपन बन रहे थे उन पे अटैक किया। इनके जितने मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके सेटलमेंट्स पे अटैक किया। तो एयर बेसिस पे अटैक किया, मिलिट्री सेटलमेंट्स पे अटैक किया, साइंटिस्ट के ऊपर अटैक किया, ये सारा डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, ऐसा बोला। अब क्या ईरान चुप बैठने वाला था? ये उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं ईरान के, अयतुल्ला खमेनी। तो इनका स्टेटमेंट आया कि हमारी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो बहुत ही एलीट ग्रुप है ईरान की, वो तैयार है बदला लेने के लिए, और जो इजराइल ने हमारे साथ किया उसका उनको भुगतना पड़ेगा। और इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये इजराइल अकेला नहीं कर सकता, इनको अमेरिका ने मदद की है। मदद कैसे की होगी? इंफॉर्मेशन दी होगी, लोकेशंस बताई होंगी, इंटर सर्विस, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत तेज है, तो इजराइल की भी तेज है। मोसाद इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी बोलना चाहिए एलिजिबल बोलना चाहिए सर्विस एजेंसी, लेकिन अमेरिका ने पक्का मदद की होगी, ऐसा इनका कहना था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यूएस असिस्टेंस के बिना तो ये नहीं पॉसिबल था, तो इसका अब खामियाजा यूएस को भी भुगतना पड़ेगा और इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। तो बस उन्होंने रिटालिएशन में ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, ये सब लॉन्च करना शुरू कर दिया। फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है, बढ़िया मस्त दोनों देशों के बीच में। ये इधर से अपने मिसाइल छोड़ रहे हैं, ये इधर से अपने मिसाइल छोड़ रहे हैं। वो जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, यूएसए ने पहले तो डिनाई कर दिया कि इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन में हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अटैक शुरू किए, किसने काउंटर अटैक शुरू किए? ईरान ने, तब अमेरिका ने भी इसराइल का समर्थन करना शुरू कर दिया है। कैसे? अमेरिकन डिफेंस सिस्टम and navy destroyer, they have helped the Israel to shoot down incoming ballistic missiles in from Tehran, जो ईरान का कैपिटल है तेहरान, वहां से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम अभी इसराइल में काम कर रहा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम का नाम सुना है? इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। ये दुनिया का सबसे ज्यादा सोफेस्टिकेटेड, हाईली इक्विप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है यदि कोई मिसाइल आ रही है तो ये दूर से ही उसको डिटेक्ट कर लेगा और हवा में ही इंटरसेप्ट कर देगा। अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इंडिया के एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बारे में बताओ। इंडिया ने S-400 यूज किया था, दैट इज अवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400, और वो हमने रशिया से खरीदा है। 5 S-400 हमने रशिया से खरीदे थे, जो जब पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स हो रहे थे तो हमारा S-400 उनको काउंटर कर रहा था।
ठीक है। उसी तरह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, वो दुनिया का सबसे सोफेस्टिकेटेड और सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड इट हैज इंटरसेप्टेड ऑल द मिसाइल्स, इनकमिंग मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन देखो, देखो अब लोकेशन देखो, ये है ईरान, है ना, ये अटैक कर रहा है कहां पे, ये है आपका इजराइल। डिस्टेंस देखो, यहां से अटैक हो रहा है इजराइल के ऊपर। ठीक है, इजराइल ये है, और इजराइल का ये वो शहर जेरूसलम जो मैंने बताया रिलीजियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑफिशियल कैपिटल इजराइल का है तेल अवीव। कैपिटल की इंपॉर्टेंस कब होती है, जब दूसरे देश अपनी अपनी एम्बेसीज आपके उस शहर में बनाते हैं। तो दुनिया भर की जितनी एम्बेसीज हैं, जिनके टाइज हैं इजराइल के साथ, वो टेल अवीव में है। बट इजराइल अपनी कैपिटल किसे बनाना चाहता है, जेरूसलम को। और इसी इजराइल के अंदर ऐसे जो दो रीजन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है वेस्ट बैंक, ये देख रहे हैं आप, ये वेस्ट बैंक, ये बॉर्डर 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 दिख रहा है, दिस इज वेस्ट बैंक एंड दिस इज गाजा। ये दो क्षेत्र हैं इजराइल के अंदर जो पैलेस्टीन के हैं। एक दूसरा क्षेत्र है, ये केवल इतना सीमित है, वेस्ट बैंक, ये बॉर्डर बनी हुई है ये, और ये दूसरा गाजा, ये पैलेस्टीन है, बाकी बीच का पूरा इजराइल है। यहाँ पे ये डेड सी है, डेड सी के बारे में भी सुना होगा, ये वो सी है जहां पे कभी कोई डूबता नहीं है। और ये जो इसके ऊपर सी है, इजराइल बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है। देखिए मेडिटेरेनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है क्योंकि इसी रास्ते से यूरोप के देशों का ट्रेड होता है, मेडिटेरेनियन सी से। सो इजराइल इज शेयरिंग बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो। तो अमेरिका के नेवल फ्लीट्स कहाँ आ गए, यहाँ आके तैनात हो गए। जितने भी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिका के शिप्स जो हैं, शिप्स मतलब दे आर द शिप्स, दे आर इक्विप्ड विद सच डिफेंस सिस्टम की वो मिसाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। तो मेडिटेरेनियन के रास्ते से अमेरिका ने अपने सारे यूएस शिप्स को यहां भेज दिया। यूएसएस मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स शिप। तो आप देखो इसमें पढ़ने को आएगा आपको, यूनाइटेड स्टेट्स के जितने शिप्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉयर वगैरह सब मेडिटेरेनियन सी के रास्ते से इजराइल के पास आ गए। क्यों आ गए भैया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का दोस्त है, हेल्प करने आ गए, है ना। अच्छा, कौन सा शिप आया है, यूएसएस थॉमस हडनर, यूनाइटेड स्टेट शिप थॉमस हडनर, ये बहुत ही इक्विप्ड, हाईली इक्विप्ड शिप है। तो वो आया है, अब देखना है, अभी तो ये वॉर चलेगा, है ना। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग बनाई गई, यूनाइटेड नेशन के जो चेयरमैन है एंटोनियो ग्यूटरेस, ही इज अ पोर्चुगीज नेशनल, और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बोला ये अच्छी बात नहीं है यार, लड़ो वड़ो मत, आराम से शांति से बैठ के बातचीत करो, क्योंकि अभी रीजन में पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो ईरान जो है वो गल्फ वाले रीजन को पूरा तहस नहस करने की बात करने लगेगा, और दुनिया भर का जो ऑयल जो एक्सपोर्ट है वो हैम्पर होगा। मार्केट जैसे ही इजराइल और ईरान वॉर हुआ, आपको पता है हमारा इंडिया में भी जो हमारा निफ्टी है और सेंसेक्स है वो कई पॉइंट्स गिर गया। शेयर मार्केट पे तो तुरंत असर आता है, दुनिया में कोई भी वॉर होता है वो शेयर मार्केट पे असर दिखता है। तो अभी पैसा जो है वो बहुत तेजी से निकाल लिया इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से, तो नीचे चला गया। अब अगर इस रीजन को ईरान, जो ईरान के पास एक ही बोलते हैं पैंतरा होता है, किसी से भी अपनी बात मनवानी होती है ना अगर ईरान को, वो एक ही काम करता है, यहाँ पे 3-4 शिप को उड़ा देता है मिसाइल से, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो जापान का कंटेनर जा रहा हो, चाइना का कंटेनर जा रहा हो, फिलीपींस का कंटेनर जा रहा हो, क्योंकि सभी खरीदते हैं ऑयल इनसे, किसी भी देश के शिप को वो उड़ा देता है, ताकि अमेरिका जो है वो थोड़ा समझे, मेरी बात सुनने लगे, इजराइल के ऊपर प्रेशर बने, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो ऐसा करता है। अगर इंडिया के भी एक दो उसने कोशिश किए थे, बट टचवुड नहीं हुआ ऐसा, हमारा पूरा मिलिट्री सपोर्ट वहां पे पहुंच गया था उस रीजन में, लेकिन जापानीज कंटेनर को उन्होंने मिसाइल से उड़ा दिया था। तो ये इजराइल के पास एक ही पैंतरा होता है कि इंटरनेशनल टेंशन प्रेशर उनको क्रिएट करना है। तो ये पूरा मामला IAEA का रिसेंट जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ विद रिस्पेक्ट टू ईरान, क्या है न्यूक्लियर डील, ईरान क्या नहीं फॉलो कर रहा है, और क्यों रीजन में टेंशन बनी हुई है, इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट क्या है, पूरा क्लियर है।